Hello everyone, today we are discussing about autocoids. Autocoids, this term is derived from Greek for auto means self or ecos मतलब healing substance. Autocoids are produced by wide variety of cell in the body having intense biological activity also called as a local hormone. ऑटोकॉइड्स क्या है? एक टाइप का हार्मोन है, लोकल हार्मोन है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है? हमारे वैरायटी ऑफ सेल से प्रोड्यूस होता है और जो क्या करता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकल हार्मोन्स बोलते हैं। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है स्पेसिफिक सेल से और ट्रांसपोर्टेड होता है थ्रू अ सर्कुलेशन प्रोसेस एंड एक्ट करता है टारगेटेड टिश्यूज पे। तो हार्मोन लोकल ऑटोकॉइड्स क्या है? लोकल हार्मोन है जो एक स्पेसिफिक सेल से प्रोड्यूस होने के बाद क्या करते हैं? रिलीज होने के बाद हमारे ब्लड में आते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे टारगेटेड सेल पे जाते हैं और वहाँ पे रिस्पॉन्स शो करते हैं। और या तो वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे या पैथोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। ऑटोकॉइड्स मेनली 3 टाइप के होते हैं: एमिनो ऑटोकॉइड्स, लिपिड डेरिवेटिव्स और पेप्टाइड्स ऑटोकॉइड्स। एमिनो ऑटोकॉइड्स में आते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन, लिपिड्स में आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट्स, एक्टिवेटिंग फैक्टर, और पेप्टाइड में आते हैं प्लाज्मोकाइनिन, एंजियोटेंसिन, साइटोकाइनिन, ये सब उसमें आते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हिस्टामिन्स की, जो कि क्या है? एमिनो ऑटोकॉइड्स है। हिस्टामिन्स क्या होता है? हिस्टामिन इज अ बायोजेनिक अमीन फाउंड इन मैनी टिश्यूज इंक्लूडिंग मास्ट सेल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूरॉन एंड गैस्ट्रिक एंट्रोक्रोमोफिल सेल्स। तो हिस्टामिन क्या है? एक टाइप का बायोजेनिक अमीन है जो कि हमारा कहाँ से रिलीज हो रहा है? हमारे मास्ट सेल से, बेसोफिल से, लिम्फोसाइट, न्यूरॉन एंड गैस्ट्रिक एंट्रोक्रोमोफिल सेल से। नॉन मास्ट सेल की बात करें तो उसमें ब्रेन, एपिडर्मिक, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये सब आ जाते हैं। अब स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका? हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है। सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसाइज कैसे होता है? एल हिस्टिडीन इसका प्रिकर्शन मॉलिक्यूल है। तो हिस्टामिन कैसे बनता है? एल हिस्टिडीन जब प्रिकर्शन मॉलिक्यूल होता है, किसकी प्रेजेंस में हिस्टामिन बनेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। जो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो एल हिस्टिडीन को किस में कन्वर्ट करेगा? हिस्टामिन में कन्वर्ट करेगा। अब डिस्ट्रक्शंस की बात करें तो हिस्टामिन कैसे डिग्रेड होता है? हिस्टामिन का जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा या मिथाइलेशन हो जाएगा तो हिस्टामिन डिग्रेड हो जाएगा। स्टोरेज की बात करें, कहाँ कहाँ हिस्टामिन स्टोर रहता है? मास्ट सेल में, ऑब्वियसली बात है, बेसोफिल में और एसिनोफिल्स में ये स्टोर रहता है। हिस्टामिन क्या है? बीटा इमिडोसोलाइल इथाइल एमीन है। मास्ट सेल, अब मास्ट हिस्टामिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है। तो हिस्टामिन जब मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है तो हिस्टामिन वहाँ पे बाउंड फॉर्म में रहता है, किसके साथ? एसिडिक प्रोटीन और हिपेरिन के साथ, हमारे जो इंट्रासेल्युलर ग्रेन्यूल्स हैं उनके साथ बाउंड फॉर्म में रहता है। अब इसकी रिलीज देखेंगे, ये रिलीज होता कैसे है? जब बाहर से ये पूरा क्या है? मास्ट सेल है। मास्ट सेल के अंदर क्या है? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर हमारे क्या आता है? मास्ट हिस्टामिन प्रेजेंट है। इस हिस्टामिन जो है वो भी बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इस मास्ट सेल के सरफेस पे हमारा ऑब्वियस सी बात है हिस्टामिन मास्ट सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। मास्ट सेल रिसेप्टर क्या है हमारा? FcRI रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कि किसके साथ बाउंड फॉर्म में होता है? IgE एंटीबॉडीज़ के साथ बाउंड फॉर्म में होता है। तो ये मास्ट सेल है जहाँ पे रिसेप्टर और एंटीबॉडीज़ बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही बाहर से कोई एंटीजन आता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने की वजह से टायरोसिन प्रोटीन काइनेज हमारा क्या होगा? एक्टिवेट होगा। एक्टिवेशन होगा तो फॉस्फोलाइपेज सी हमारा यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा उसका, फॉस्फोलाइपेज सी का। तो हमारे जो PIP2 है और IP3 है इसका भी एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेट होने के बाद हमारा इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे डीग्रेन्युलेशन प्रोसेस होगी। डीग्रेन्युलेशन प्रोसेस होगी तो हिस्टामिन रिलीज होगा, किसके थ्रू? एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू हिस्टामिन रिलीज होगा। किस फॉर्म में? बाउंड फॉर्म में। किसके साथ? प्रोटीन और हिपेरिन के साथ बाउंड फॉर्म में रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद जो सोडियम और कैल्शियम है वो एक्सचेंज कर लेते हैं यहाँ पे चार्ज को और हिस्टामिन को फ्री कर लेते हैं और हिस्टामिन रिलीज होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है। एंटीजन आया, एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और टायरोसिन प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन हुआ। एक्टिवेशन होगा तो फॉस्फोलाइपेज सी का फॉस्फोराइलेशन होगा। राइलेशन होने के बाद PIP2 और IP3 जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और डीग्रेन्युलेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा हिस्टामिन रिलीज होगा। रिलीज होगा तो डीग्रेन्युलेशन होगा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होगी, हिस्टामिन रिलीज होगा बाउंड फॉर्म में और सोडियम और कैल्शियम उसको एक्सचेंज करेंगे और हिस्टामिन हमारा फ्री हो जाएगा और हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा।
अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। हिस्टामिन H1, H2 और H3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसके डिफरेंट एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं। रिसेप्टर टाइजी प्रोटीन के थ्रू ये वर्क करते हैं। इफेक्टर पाथवे ये है PIP-H1 का, जैसे IP3DAG हो गया, इसका CMP पाथवे, इसमें कैल्शियम पोटेशियम का इन्फ्लक्स और इफ्लक्स होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में होता है। जैसे स्मूथ मसल्स की बात करें तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा H1, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एंडोथेलियम रिलीज में वैसोडाइलेशन कॉज करेगा। स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा। H2 की बात करें तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देता है। ब्लड सेल्स वेसल्स में डायलेशन कॉज करता है H2। हार्ट में आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है। यूट्रस में रिलैक्सेशन करता है और ब्रेन में एज ए ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। और H3 की बात करें तो सेडेशन कॉज करता है, ठीक है। इलियम में ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनिबिट करता है और ब्लड वेसल्स वैसोडाइलेशन कॉज करता है ब्लड वेसल्स में। H3। अब नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल। हिस्टामिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है हार्ट क्या करता है, इन्हांस करता है कैल्शियम इन्फ्लक्स। हिस्टामिन क्या करेगा, हार्ट में इन्हांस करेगा कैल्शियम के इन्फ्लक्स को, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट शो होगा। आइनोट्रोपिक मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और क्रोनोट्रोपिक मतलब रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ेगा। हिस्टामिन जैसे H1, हिस्टामिन क्या करता है, H1 के साथ बाइंड होकर निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है। मतलब कि ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, एवी कंडक्शन को इंक्रीज करना, बट यहाँ पे निगेटिव शो कर रहा है। दैट मीन्स जो एवी कंडक्शन है उसको डिक्रीज कर रहा है, जबकि H2 क्या कर रहा है, हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये क्या करता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स को तो डायलेट करता है। डायलेट करेगा तो क्या होगा, उस एरिया में फ्लशिंग होगी, रेडनेस हो जाएगी उस एरिया में और हाइपोटेंशन कॉज होगा वहाँ पे। लेकिन ये लार्ज ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये सिर्फ पर्टिकुलर स्मॉल जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करने में हेल्प करता है, लेकिन जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। अब हिस्टामिन जब H1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये डायलेशन करेगा तो उस एरिया में क्या होगी, कैपिलरी इंक्रीज होगी, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उस एरिया में एडिमा कॉज होगा। नेक्स्ट है हिस्टामिन को जब हम इंटरडर्मली हम इंजेक्ट करते हैं तो ट्रिपल रिस्पॉन्स जो होता है। फर्स्ट है रेड रिएक्शन, विल रिएक्शन और फ्लो रिएक्शन। रेड रिएक्शन में क्या होता है, किसकी वजह से होता है, वैसोडाइलेशन की वजह से। विल रिएक्शन किसकी वजह से होता है, जब हमारे ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज में परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और थर्ड जो होता है वो एक्सॉन रिफ्लेक्सेस की वजह से होता है। विस्टल स्मूथ मसल्स की बात करें तो हिस्टामिन जब H रिसेप्टर से बाइंड होता है तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स कॉज करता है, साथ ही साथ ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। अब स्मूथ मसल्स में H1 क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जबकि H2 जो होता है हिस्टामिन अगर H2 रिसेप्टर से बाइंड होगा तो रिलैक्सेशन कॉज करेगा। अब ग्लैंड्स की बात करें तो हिस्टामिन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में एसिड और पेप्सिन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, क्योंकि वहाँ पे H2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। जैसे हिस्टामिन आया, H2 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, प्रोटोन पंप का एक्टिवेशन करेगा तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन इंक्रीज करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो हम वहाँ पे क्या देते हैं, एंटासिड्स देते हैं। नेक्स्ट है सेंसरी नर्व एंडिंग। सेंसरी नर्व एंडिंग की बात करें तो हिस्टामिन क्या करता है, नर्व एंडिंग पे सीवियर पेन कॉज करता है और पेन एज वेल एज पेन भी कॉज करता है। ऑटोनोमिक गैंग्लिया और एड्रिनल मेडुला की बात करें तो ये क्या करता है, जब एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद क्या करता है, बीपी को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है सीनस की बात करें तो हिस्टामिन क्या करता है, H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एक्टिवेट करता है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम को, जिससे क्या होता है, हमारा वैकफुलनेस कर देता है माइंड को। नेक्स्ट है ये ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता और इंट्रा सेरिब्रल इंजेक्शन देंगे तो बीपी को क्या कर देता है, राइज कर देता है और कार्डियक स्टिमुलेशन और वॉमिटिंग कॉज करता है। अब ये तो अभी हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ा। अब है पैथोफिजियोलॉजिकल जो रोल्स होते हैं इनके। फर्स्ट मेन रोल होता है हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मतलब कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। कब करेगा, जब हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड होगा तो हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक यहाँ पे H2 सप्रेशर क्या देते हैं, ड्रग देते हैं। अब नेक्स्ट है एलर्जिक फिनोमिना। ऑब्वियस सी बात है, एंटीजन हमारा एंटीबॉडी से बाइंड हो रहा है तो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो बहुत सारे कॉजेज, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर कॉज कर रहा है। जैसे सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, रेसिस कॉज सकता है, वीजिंग, वॉमिटिंग, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस,
यहाँ पे कॉज कर रहा है। अब हिस्टामिन इसके अलावा हमारे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन यहाँ पे कॉज कर रहा है। तो इनको कम करने के लिए हम क्या देंगे, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे।